इलेक्ट्रोफाइल्स जिसको आप ई प्लस भी लिखते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां प्लस चार्ज हो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर में, बट ई प्लस जो है वो एक कॉमन तरीका है इलेक्ट्रोफाइल्स को रिप्रेजेंट करने का, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या ना हो, रिप्रेजेंट ई प्लस से ही करेंगे। अगर हम समझना चाहें कि इलेक्ट्रोफाइल्स होता क्या है, तो एक शब्द में अगर हम कहें तो दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर acceptor species in a chemical reaction are termed as electrophiles. Electron pair acceptor species in a chemical reaction are termed as electrophiles. So एग्जाम्पल से अगर आप देखना चाहते हो यहाँ या फिर यहाँ पे आप लिख लो that they are electron pair acceptor are electrophiles. अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, तो एक तरीके से ऐसे कहा जा सकता है दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच center, attack on electron rich center because इलेक्ट्रोफाइल्स पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। नाउ डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पूछे इलेक्ट्रोफाइल क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज इन अ केमिकल रिएक्शन आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। उसमें फिर आप ये सब कहानियां नहीं सुना सकते, बाकी सारी आपको सीधा सीधा बताना है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, पेयर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, जिसको एक्सेप्ट करेगा अगर कोई स्पीशीज तो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो जहां इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, उन पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल्स का। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें यहां इलेक्ट्रोफाइल्स के, तो इलेक्ट्रोफाइल्स में हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन एग्जाम्पल पहले बता देता हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जहां पे हम देखते हैं दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल्सो देयर इज अ वेकेंट ऑर्बिटल आर टर्म्ड एज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें H प्लस देन CH3 प्लस या C2H5 प्लस, या अगर इसको जनरलाइज कर दूं मैं तो मैं लिख सकता हूं R प्लस। R प्लस बेसिकली मैं कह रहा हूं दिस इज कार्बोकैटायन। सो जितने भी कार्बोकैटायन हैं उन सबके पास डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगी, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हैलोजन पे अगर प्लस चार्ज है जैसे Cl प्लस, Br प्लस, और हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। अगर CH3 को जनरलाइज कर दूं तो मैं लिख सकता हूं R C डबल बॉन्ड O प्लस, R C डबल बॉन्ड O प्लस, जहां CH3 C2H5 ऐसा कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं, एसाइल ग्रुप, एसाइल। देन और एक एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज में आप लिख सकते हो N डबल बॉन्ड O प्लस, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा पॉजिटिवली चार्ज, एंड ऑल्सो वी कैन राइट NO2 प्लस, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। बट क्या हर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होगा? नोट करिए यहां तक।
नोट कर लिया हमने। एसाइल नाम है इसका, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, एसाइल ग्रुप कहते हैं इसको। एसाइलेशन आगे हम जब पढ़ेंगे तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखेंगे, एसाइल ग्रुप का ऐड होना एसाइलेशन कहलाता है। तो इसका नाम है, जैसे आप कार्बोकेटाइन इसका नाम दियो, इधर इसको एसाइल ग्रुप बोल दो। एसाइल वैसे आप इसको कहते हो RC डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है इसको आप नाम देते हैं एसाइल। तो एसाइल, एसाइलियम आप चाहो तो इसको लिख लो, ऐसे अगर लिखना ही चाहते हो तो आप लिख लो एसाइलियम आयन सो अगर आपसे पूछूं मैं, आर ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, आर ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, क्या सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। क्यों नो? क्यों? इसलिए नो क्योंकि मैं ऐसे कई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बता सकता हूं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल Na+ को देखिए, या कोई भी अल्कली मेटल जिस पे प्लस चार्ज आप देख सकते थे, जैसे लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप देख सकते थे मैग्नीशियम जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे Mg+2 जैसे हो गया ग्रुप, या फिर आप देख सकते थे Be+2 हो जाए, कैल्शियम पे +2 हो जाए, या इस तरीके से बेरियम पे +2 हो जाए, या फिर अगर आपसे कहते हैं हम NH4+ या H3O+, तो प्लस चार्ज तो है बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये क्यों नहीं है इलेक्ट्रोफाइल? और मुझे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है या इलेक्ट्रोफाइल है? मुझे कैसे पता चले? तो आप इलेक्ट्रॉन्स देखें ना, Na+, यहां पे आप देखिए तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो आपको दिखता है दैट वी हैव इसके लिए 2,8,0, या अगर हम देखें तो 1:2:2 2p6, तो 2p6 हो गया, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से Mg+2 में भी यही कहानी होगी, 2,8,0, NH4+ और H3O+ में, क्योंकि आप यहां लिख सकते हो ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, बता रहा हूं मैं, हाँ मैं बता रहा हूं, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट देयर इज नो टेंडेंसी टू accept a pair of electron, कोई टेंडेंसी नहीं है एक्सेप्ट करने की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सो नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, बट ऑल्सो डू रिमेंबर, अगर आप नाम से जा रहे हो ना, तो नाम क्या कहता है इसका? इलेक्ट्रोफाइल। नाम देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग, राइट? तो कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा दैट इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, तो इलेक्ट्रोफाइल लिखा होगा इलेक्ट्रॉन। इस डेफिनेशन से अगर आप जा रहे हो तो ये डेफिनेशन इनकरेक्ट है। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट को इनकरेक्ट ही कंसिडर कर सकते हैं, आधा सही है आधा गलत है, कुछ जगह लगेगा कुछ जगह नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का क्या मतलब हुआ? Na+ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लविंग है। Mg+2 पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लविंग है। NH4+, भाई इलेक्ट्रॉन लव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो लविंग वाला टर्म है ये आधा करेक्ट है। इलेक्ट्रोफाइल का सीधा सीधा डेफिनेशन है लोन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो Na+ जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और Cl- पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। So there is a attraction between Na+ and Cl-, but this is not an electrophile. Why? Because it cannot accept a pair of electron. But अगर आप डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल का इस तरीके से लिख लो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो फिर वो
आधा अधूरा हो जाता है, फिर तो ये भी इलेक्ट्रॉन लव कर रहा है, उसका क्या मतलब है? तो सीधा सीधा डेफिनेशन अपने को क्लियर होना चाहिए, क्या कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ओके, पॉजिटिव चार्ज जहां जहां पे होगा वहां वहां पे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा, याद रख करो इसको। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था चार्जेस के बीच में। दूसरे पेन से लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है मतलब चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस डेफिनेशन से आप नहीं जा सकते। ओके, एक और डेफिनेशन जो यूज किया जाता है वो है, उस पर मैं आऊंगा अभी बाद में जब मैं अगला वाला केस बताऊंगा, फिलहाल हम लोग यहां तक नोट करेंगे। और इस जैसे आप नोट कर लोगे फिर मैं बताऊंगा NH4+ और H3O+ में क्या कहानी है। कर लिया नोट? यहां लिख लेना भाई, दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। और इनकरेक्ट डेफिनेशन भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। हो गया? चलो फिर अगला पॉइंट। अब मैं यहां बताना चाह रहा था दैट इन सम बुक्स NH4+ and H3O+ are considered to be electrophile. Why? अभी हमने देखा NH4+ का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया था, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो क्या NH4+ इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है? तो कुछ जगहों पे दिया होता है। तो कहानी इसकी ये है, इफ़ NH4+ एक्वस फॉर्म में दिया हो, एक्वस मतलब वाटर अवेलेबल है, तो उस केस में NH4+ डिसोशिएट होता है टू गिव NH3+ H+। और ये H+ जो है एक्वस फॉर्म में, दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली H3O+ अगर एक्वस फॉर्म में है तो इट विल गिव ऑन डिसोसिएशन H2O+ H+ एक्वस, एंड दिस H+ कैन अगेन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही आप वाटर में ऐड करोगे H3O+ को एक तरीके से, तो आप ये देखते हो कि H+ जो है वो आयनिक फॉर्म है, और आयनिक फॉर्म है इस वजह से ये मूवमेंट ज़्यादा तेजी से कर सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो एक्ट कर सकता है। लेकिन कब? जब डिसोसिएशन हो रहा हो। अगर NH4+ गैस दे रखा है तो ऐसा डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, बट कई जगहों पे दिया हुआ है तो उसका कारण भी हमने देख लेना है। NH4+ और H3O+ एक्वस कब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं? जब ये डिसोशिएट होकर H+ दे सकें। और H+ कब देंगे डिसोशिएट होकर? जब एक्वस मीडियम में हो, तो उस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। NH4+ इटसेल्फ अगर आप इसको देख रहे हो तो यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, सो it itself is not electrophile, but on ionization it gives H+, which can act as electrophile, which can act as electrophile। आया समझ में? वैसे तो क्वेश्चन ही अजीब सा है ये, बट ठीक है। क्यों दिया होगा, कब लेना है NH4+ को, ये भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। वैसे जनरली अगर आपसे पूछ ले NH4+ क्या है, तो जवाब है कि ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, लेकिन ऑन डिसोसिएशन इट कैन गिव H+, विच कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, हो गया?
देन सेकेंड केस है वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल, और इसको कह सकते हो आप इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड वेकेंट d ऑर्बिटल। वेकेंट p ऑर्बिटल या वेकेंट d ऑर्बिटल के केस में भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल BF3 का केस अगर हम देखें, सो बोरॉन 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। नाउ वी नो दैट फ्लोरीन हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, और बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक p ऑर्बिटल यहाँ खाली है। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और इसको आप कहते थे पी पाई बैक बॉन्डिंग। ना पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्या अब BF3 का इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गया, इसको ऑक्टेट अब इलेक्ट्रॉन आ ही गया अगर फ्लोरीन से, तो फिर क्या ये बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा? तो BF3 acts as a Lewis acid, or we can say it is a electrophile, क्योंकि बैक बॉन्डिंग is a weak bonding। और अगर आप दूसरे शब्दों में कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि ये पार्शियल बॉन्डिंग है, और इसकी पार्शियल बॉन्डिंग होने की वजह से BF3 is still इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो अभी भी है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पार्शियल बॉन्डिंग की वजह से आया, बट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ऐसा नहीं होता। और एग्जांपल अगर हम लिखें BF3 के अलावा पूरा का पूरा बोरॉन का हैलोजन का सीरीज आप लिख सकते हो, BF3 देन BCl3 BBr3 एंड Bi3, ये सब लेविस एसिड होंगे। इसके अलावा अगर मैं फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो BH3 इट कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। देन AlCl3, यहां पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है देखिए, तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। देन अगर आप वेकेंट d में देखना चाहते हो तो आप एग्जांपल देख सकते हो ZnCl2 का, या आप देख सकते हैं FeCl3। FeCl3 के अलावा यहाँ पे कई जगहों पे Fe पाउडर भी लिया जाता है, यानी Fe पाउडर यानी Fe जो है सिर्फ मेटालिक फॉर्म में, वो भी एक्ट कर सकता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। FeCl3 या Fe दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो SbCl5, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। देन TiCl3, देन SnCl4। ये जो आखिरी के केसेस लिखे हैं मैं इनमें देख पा रहा हूं क्या वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो d ब्लॉक वाले जितने हैं इनमें आप वेकेंट d ऑर्बिटल देख पाएंगे। ओके अगर आपसे यहां एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं कि बताओ ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मुझे चाहिए। BF3 BCl3 BBr3 एंड Bi3, इनमें मुझे इलेक्ट्रोफिलिसिटी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कंपेयर करनी है। हो गया? तो BF3 में आप देखिए
बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बैक बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है, बिकॉज बोरॉन 2p का है और फ्लोरीन भी 2p का है। दोनों छोटे छोटे हैं यहाँ पे, तो दोनों छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। जब आप बोरॉन और क्लोरीन पे आते हो, तो बोरॉन तो अभी भी 2p का है, लेकिन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट वो 3p में आ चुके हैं, और क्लोरीन का साइज बढ़ चुका है, तो अब बैक बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं होगा। देन BBr में अब ये 4p हो चुका है, और Bi में आयोडीन जो है वो 5p का हो चुका है। तो आप पहले ही देख चुके थे ये इन द फॉर्म ऑफ लेविस एसिड स्ट्रेंथ, राइट। तो ऊपर से नीचे जाने पे बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होती जाएगी, हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, तो पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज डिफरेंस बढ़ेगा पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होती जाती है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे अंदर से हेलोजन से, वो आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर अंदर से आने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब अब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा मतलब इलेक्ट्रो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बाहर से बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बढ़ता चला जाएगा ऊपर से नीचे आने पे। दिस वाज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी फॉर बोरॉन हैलाइड्स। ओके, डन, नोट कर लिया। चाहो तो यहां रीजन लिख सकते हो। एज साइज डिफरेंस increase, back bonding decrease, and electrophilicity increase। आप चाहें तो यहाँ पे आप ये ऐसे भी लिख सकते थे, लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ तो कह सकते हैं, यहाँ पे तो हो रहा है, बैक बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन अंदर से बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती जाएगी। कह सकते हैं यहाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही चल रहा है। नोट कर लिया। देखो वही तो लिखा है, बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, उल्टा चल रहे हैं दोनों। ओके, देन थर्ड वन, तीसरे तरीके के इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो जहां पे हम देखते हैं दैट देयर इज अ पोलैरिटी इन स्पीशीज, देयर इज पोलैरिटी इन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर अगर डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और सल्फर पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसा कह सकते हो कि O माइनस जो है वो, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, और सल्फर विल बिकम इलेक्ट्रोफिलिक। अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता, तो मैं ये कहता कि पाई बॉन्ड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पे आ जाता है यहाँ माइनस और सल्फर पे आ जाता प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो अब ये और क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट सल्फर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हो गया। वैसे तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में नहीं दिख रहा कुछ भी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे और पाई बॉन्ड को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में शिफ्ट करा के देखोगे तो ऐसा दिख सकता है। ओके, इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देख लें, CO बॉन्ड को। देन CO बॉन्ड में भी आप देखें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल बी डेल्टा नेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव, O माइनस या O नेगेटिव विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक, एंड कार्बन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, E प्लस एंड NU माइनस। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं O माइनस, कार्बन पे प्लस दिखाई देगा, और क्लियरली ये दिखता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं CO2, SO2 एंड SO3।
CO2 का स्ट्रक्चर देखिए तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर इसको समझना है तो आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और क्लियरली समझ सकते हैं। अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। याद रखना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड में आपको क्या दिखाई देगा, दैट देयर इज अ पार्शियल बॉन्ड, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो ये डेल्टा पॉजिटिव जो है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे इसे। सिमिलरली SO2, ये रहा एक लोन पेयर। अगर इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो O पे माइनस, सल्फर पे प्लस, यहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है। सिमिलरली SO3, ऑक्टेट कंप्लीट है देखिए सल्फर का, बट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से दिखेगा, O O एंड O, देयर विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ एक डेल्टा नेगेटिव, यहाँ एक डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। कितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सल्फर पे, कितना ज़्यादा डिफिशियंसी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो थे सल्फर ऑक्सीजन में, लेकिन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फर पे डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये 3 एग्जाम्पल देखिए, CO2 का, SO2 का और SO3 का। ये आपको याद करना है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो वापस से इनका ज़रूरत पड़ेगा, जब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे तब। नोट कर लिया? अच्छा बताओ, इज CH3 डॉट इलेक्ट्रोफाइल? is CH3 dot, which is a free radical, is a electrophile? बताओ जल्दी से आंसर। नहीं आंसर अभी तक। क्वेश्चन क्या पूछा है? इज CH3 डॉट अ फ्री इलेक्ट्रोफाइल? इज CH3 अ इलेक्ट्रोफाइल? ओके, मुझे बताओ। अच्छा, 3 हाइड्रोजन यहां पे जुड़े हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने इस कार्बन पे? अगर आप बॉन्डिंग कंसिडर करके चलोगे तो देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वी कैन से दिस इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, या इसे आप रेडिकल के नाम से भी जानते थे। सो ऑब्वियसली देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करने वाला है। तो क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, राइट, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि डेफिनेशन कहता ये था इलेक्ट्रोफाइल का कि इलेक्ट्रोफाइल accept a pair of electron, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना जरूरी है।
अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कंसिडर कर सकते। वो इसलिए मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि कई जगहों पे आप देखेंगे ऐसा लिखा होता है कि स्पीशीज जिनमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रोफाइल है। ये डेफिनेशन भी देखिए गलत है, क्योंकि डिफिशियंसी होना पर्याप्त नहीं है, डिफिशियंसी होना इकलौता कंडीशन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए। डिफिशियंसी तो यहां पे भी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये एक पेयर नहीं एक्सेप्ट कर सकता था, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना यहां पे जरूरी है। देन नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं कहूं, इज CH3 that is a carbene a electrophile? Is carbene a electrophile? CH3 CH2 करो इसको, CH2 is carbene an electrophile? So let's see. कार्बीन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो देखा मैंने यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स देयर इज अ वेकेंट पी ऑर्बिटल। वेकेंट पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ओके जो हमने वेकेंट पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल लिखा था, देखिए इसमें एक एग्जांपल और जोड़ लो, PCl5 का एक एग्जांपल जोड़ लो। PCl5 विल ऑल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इसको भी नोट कर लीजिए वहीं पे। एंड बता रहा हूं मैं, ये भी बता देता हूं, और PCl5 के अलावा यहां पे नोट कर लेना कार्बिन, PCl5 एंड कार्बिन भी दोनों हमारे स्पीशीज जो होंगे दे विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर लिया? यहां इसको भी नोट कर लिया हमने। अब किसी ने यहां पूछा मुझसे कि सर Mg+2 जो है वो भी तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो Mg+2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या उसको इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर नहीं करा जा सकता? तो भाई इसका जवाब है मेरे पास, जवाब है ये कि Mg, लेट्स से एक रिएक्शन देखते हैं, Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो बना MgO, ठीक है यहां तक। MgO में ऑक्सीडेशन स्टेट देखा आपने +2 हो गया, Mg में ऑक्सीडेशन स्टेट 2,8,2, यहां पे Mg में 2,8,0। अब Mg+2 हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो क्या MgO से वापस आप Mg बना रहे हो? क्वेश्चन समझो, Mg+O2 गिविंग MgO बना, क्या MgO से वापस Mg बन रहा है इस रिएक्शन में? क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है इधर? क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अब जरा आयनिक फॉर्म में देखा जाए, इसको हटाओ बाकी ऑक्सीजन वगैरह को तो और देखो, फिर Mg से बना Mg+2 इलेक्ट्रॉन, राइट? Mg से Mg+2 इलेक्ट्रॉन बना, Mg+2 से Mg नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज Mg+2 के अंदर में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और ये Mg+2 स्टेबल बन चुका है कंपाउंड के फॉर्म में। तो Mg+2 क्या 2 इलेक्ट्रॉन वाकई में एक्सेप्ट कर रहा है? सच्चाई क्या है? थ्योरेटिकली आप बोल सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mg बना लेगा, बट क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? जवाब है नहीं, नहीं हो रहा। तो Mg+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट, तो फिर कैसे कह दें? यही कहानी तो Na के साथ भी थी। Na अगर O2 के साथ रिएक्ट होकर बनाता है Na2O या Na2O2, तो उस केस में भी तो यही हो रहा है कि Na से बन जा रहा है Na+,
प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होकर ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है, बट ये Na+ वापस से Na नहीं बन सकता, क्योंकि Na+ में अगेन वही कहानी, इसके अंदर में भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या कहानी है भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद उससे फिर इधर उधर जाने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो कि NH4+ में भी यही हो रहा था, ध्यान दो अगर आप, तो NH4+ बना कैसे था, तो NH3 के पास एक लोन पेयर था, इसमें जब H+ आके लगा तो लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन्स एक के और ऑर्बिटल दूसरे का, एक तरीके का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है टू गिव NH4+। अब जैसे ये NH4+ बन गया, अब इसमें नाइट्रोजन का अगेन आपने देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब NH4+ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था, खुद ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है ना न्यूक्लियोफाइल की तरह, लेकिन अगर ये वापस ब्रेक हो जाए टू गिव NH3 एंड H+, तब ये H+ एक्ट कर सकता है। तो जहां ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं, एक्सेप्ट करने का भी बात नहीं उठता। तो जहां नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, किसके लिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए, थर्ड पीरियड के लिए नहीं लगाने लग जाना है, वहां पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। मगर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए ये बाकियों में भी लगता है, सोडियम मैग्नीशियम और बाकी जितने हैं उनमें सब में लगेगा। फॉर अल्कली मेटल्स द चार्ज्ड आयन दैट इज M+, जो कि है अल्कली के लिए, M+2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। चाहो तो आप ऐसा लिख लो इसको, अल्कली मेटल्स में एंड अल्कलाइन, एक चीज रुक जाओ, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, द चार्ज आयन M+ एंड M+2 रेस्पेक्टिवली आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, आपको रीजन समझ में आ गया होगा, दिख रहा है ये नीचे जो लिखा मैंने, बोल के बता देता हूं। फॉर अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स द चार्ज आयन M+ एंड M+2 आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, M+ and M+2 are not electrophile due to complete octet, due to complete octet। राइट, बट दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, M+2 इज इलेक्ट्रॉन लविंग, O2- के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है, बट दैट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। नोट कर लिया हमने, आगे बात करें। ओके तो अगर हम एक एग्जांपल देख लें ऑफ BF3, सो BF3 वी नो दैट इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। इसको चेक करना है अगर आपको, तो आप देख सकते हैं कि जब इसको मैं F- में ऐड करता हूं, F- विच हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इन दैट केस वी गेट BF4-, ये हम लोगों ने याद करिए केमिकल बॉन्डिंग में देख रखा था ये। अब अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक कंसेप्ट या न्यूक्लियोफिलिक कंसेप्ट देखें, तो BF3 में बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वेयर एज F- हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कई सारे पेयर वैसे तो, बट एक पेयर जो डोनेट करेगा, तो इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफिलिक। बेसिकली ये F- से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में, तो आप ये कह सकते हो कि एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पे अटैक करता है, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पार्ट पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, तो वो ऐसे जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तो वो ऐसे जगह पे अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। राइट, अपोजिंग टेंडेंसीज है ये दोनों, एक एक्सेस है और एक डिफिशियंसी है, तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है हमारे पास। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहां, अगर हम एक कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल देखें,
Let's take the example of R, R dash and R double dash. इस केस में अगर इसको रिएक्ट करा दूं मैं OH माइनस से, नाउ कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन पे एक वेकेंट ऑर्बिटल, OH माइनस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो this OH minus will act as a nucleophile and this carbocation part will act as a electrophile. Obviously जो चार्ज का ट्रांसफर है ना, देखो एरो जो बनाते हैं वो हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन से वैकेंसी की तरफ बनाते हैं, यानी एरो का जो शुरुआत होगा वो हमेशा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा। तो यहाँ OH माइनस पे एक्सेस है तो वहां से मैं बनाऊंगा वेकेंट ऑर्बिटल में। आप चाहें तो प्रोडक्ट बना के देख लीजिए, आर सी आर डैश आर डबल डैश एंड OH। ऐसे भी कहा जा सकता था ना यहाँ पे, जैसे इसके पहले एग्जाम्पल में देखें, BF3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल्सो इट इज अ Lewis acid, right? This is also a Lewis acid and nucleophile जो है वो एक तरीके से लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो क्या इसे Lewis बेस कहा जा सकता है? Lewis बेस लोन पेयर डोनर, न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर डोनर, अंतर है दोनों में, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो यहां पे भी मैं ये चीज देख सकता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल जो था वो बेसिकली लेविस एसिड था एंड न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से लोन पेयर डोनर था, सो इट इज अ लेविस बेस। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इज लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल, क्या लेविस एसिड ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? सो इसका आंसर है यस। या इसका उल्टा अगर पूछे, इज लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल या इज इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड, ऐसे अगर मैं लिख दूं इसको घुमा के, इज इलेक्ट्रोफाइल अ लेविस एसिड, तो यहां पे भी आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल सही है, ये लेविस एसिड को ही इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड कहा जा सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, यहां पे मैं देख सकता हूं। ओके, हाँ, ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू वाला है, ये जो हम दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ओके, अगला लिखें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, राइट डाउन इलेक्ट्रोफिलिसिटी, नाम से समझ में आ गया होगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बेसिकली द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, द रेट बाय विच इलेक्ट्रॉन पेयर आर एक्सेप्टेड इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी थी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी थी, कोई एक स्पीशीज कितना आसानी से, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, उस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। यानी अगर दो स्पीशीज हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजीली एक्सेप्ट कर सकता है तो वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें एक एग्जाम्पल और दूसरा होगा इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोफिलिसिटी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो CH3 हम ये जानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा थ्रू प्लस आई
एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि हाइड्रोजन पे ऐसा ग्रुप नहीं लग रहा। तो क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन पे जो वेकेंट ऑर्बिटल की डिफिशियंसी, यहाँ पे जो डिफिशियंसी थी उसको ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्योंकि ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ से पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वो उतनी नहीं रहेगी, जबकि हाइड्रोजन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लगा सकता। तो अगर अंदर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। तो आप सीधे सीधे शब्दों में ऐसे लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जैसे कि प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस एम इफेक्ट, डिक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी थी उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन की भूख कम हो गई तो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी डिक्रीज हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका उल्टा सही है क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा? बिल्कुल ऐसा होगा, लिख लो इसको भी। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि -m एंड -I इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेंगे, डिफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एक एग्जांपल देखिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। एंड CH3, इन दोनों में हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो वैसे तो C डबल बॉन्ड O पे डिफिशियंसी दिखती ही नहीं है, बट मैंने जैसा बताया आपको कि आप अगर देखें कार्बन ऑक्सीजन को तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो अगर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम समझें तो पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। कार्बन पे प्लस जनरेट हो रहा है, यानी ये सेंटर कार्बन वाला ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड में भी ऐसा ही होने वाला है, दैट CH3 देन O पे माइनस, कार्बन पे प्लस और H। अब ये CH3 जो यहां लगा हुआ है वो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हुआ था इस पे इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे थोड़े बहुत, तो डिफिशियंसी तो थोड़ी डिक्रीज होने लगेगी, राइट? डिफिशियंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, यानी बाहर से अगर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था इलेक्ट्रॉन लेके, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। दैट सिंपली मीन्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी विल डिक्रीज। वैसे हम ग्रुप लिख भी चुके थे, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? एक और एग्जांपल देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड अगर हम एक बेंजीन रिंग लगा दें और दूसरी तरफ हम इन तीनों में हम कंपेयर करना चाहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर।
सो फर्स्ट वन आप देखिए, इसको फिर से आप उसी तरीके से देख सकते हैं ड्रॉ करके। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, मैं ऐसे बता सकता हूँ कि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। तो अब डेल्टा पॉजिटिव का हम देखते हैं CH3 यहाँ पे प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, जबकि यहाँ जो प्लस आएगा उसको बेंजीन कॉन्जुगेशन लगा के स्टेबलाइज कर देगा, मतलब डिफिशियंसी कम कर देगा थ्रू प्लस आर। यहाँ पे हम देखते हैं कि दो जगह से प्लस आर लग रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे डिफिशियंसी उतनी कम होगी, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी कम होगी। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए यहाँ पे, एंड देन थर्ड। एक और एग्जांपल देखिए, नोट कर लिए इसको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। देन इनमें कंपेयर करें इलेक्ट्रोफिलिसिटी। कंपेयर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। हो क्या होगा मुझे लगता है, बिकॉज क्लोरीन जो है ये तीनों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, जबकि ये बेंजीन प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो डेल्टा पॉजिटिव और बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव कम होगा। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख सकते थे। O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, और इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, डिफिशियंसी बढ़ेगी, तो यहाँ पे न्यू इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है तुम लोग को? एंड न्यूक्लियोफिलिक डिपेंडिंग ऑन मीडियम। तो ऐसे समझें इससे कि कब ये न्यूक्लियोफिलिक है और कब ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इसको समझने के लिए बेसिक मीडियम में अगर आप देखें OH माइनस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी समझते चलो कि O पे माइनस आ रहा था, कार्बन पे प्लस आ रहा था, तो OH माइनस का अटैक किस पे हो, OH माइनस का अटैक होगा भाई ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। OH माइनस का अटैक होगा डेल्टा पॉजिटिव पे, और उस केस में प्रोडक्ट बन जाएगा O माइनस और इधर OH। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को आप एसिडिक मीडियम में ले लो, H प्लस में, अगेन सेम कहानी, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। अब H प्लस का अटैक कहां पे होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटर को देख के वहां अटैक करेगा, तो O और H, और ये डबल बॉन्ड होगा, यहां प्लस आएगा। इसके आगे रिएक्शन और होती है, मैं सिर्फ अटैक समझा रहा हूं। फर्स्ट केस में OH माइनस एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो OH माइनस यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां कार्बन जो सेंटर होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होगा, जबकि H प्लस यहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब एक्ट कर रहा है, तो यहां C डबल बॉन्ड O वाला सेंटर जो है दैट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। और अटैक हम लोग यहां पे दिखाएंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन से H प्लस की तरफ। आप चाहो तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, OH हो जाएगा यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड को अगर आप शिफ्ट करोगे ऑक्सीजन पे तो O हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा।